वेलकम टू जीके वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं हम। और अगर आप उत्तर प्रदेश की एसआई परीक्षा या फिर जेल पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपको आगामी आपकी जो परीक्षाएं हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पूरी कोशिश करिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। यहाँ पर हम बात करेंगे मूल विधि और भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों की। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आराम से समझाएंगे। थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन आपको ये क्वेश्चन आज हमें याद कराने हैं, बस इतना सोचकर चलिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए निम्नलिखित में से जवाबदेह होता है। ठीक है, एवं अपराध न्याय प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ा सी आपको परेशान कर सकती है और ऐसे ही एग्जाम में आपको लैंग्वेज मिलेगी तो आपकी सारी परेशानी हम यहाँ पर दूर करेंगे। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप लोग। क्या बोल रहा है, देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों के लिए निम्नलिखित में से जवाबदेह होता है, यानी जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जवाबदेह कौन होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। और अपराध न्याय प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर गृह मंत्रालय या फिर किसी न किसी रूप में इन सब का अहम योगदान होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले होते हैं या फिर अपराध न्याय प्रणाली के क्रियान्वयन के कानून बनाने का अधिकार जो प्राप्त होता है वो गृह मंत्रालय को प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हो या फिर अपराध न्याय प्रणाली से, ये सारे जो कानून होते हैं या इनका अधिकार प्राप्त होता है, जो इनके प्रति जवाबदेह होता है वो होता है गृह मंत्रालय। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और अगर आ गया है तो प्लीज़ आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके गठन में केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होती। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में किसके गठन में केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होती, तो हम आपसे फिर बोलेंगे यूपीएसआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं जेल पुलिस परीक्षा की तैयारी, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाइए। रेगुलर क्लास मिल रही है आपको 6:30 बजे अब, और इन सभी प्रश्नों से आप जीत हासिल करोगे क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में किसके गठन में केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होती, तो आपको हम बता दें कि खुफिया ब्यूरो और आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो, इन दोनों में भूमिका होती है केंद्र सरकार की। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, पूछ लेंगे कभी ना कभी क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में केंद्र सरकार की भूमिका क्या है, तो याद रखिएगा खुफिया ब्यूरो आईबी में और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के जो है गठन में जो है प्रमुख भूमिका निभाती है केंद्र सरकार, बट राज्य की पुलिस बल में केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होती। तो देखिए क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में किसके गठन में केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होती है, तो आपको याद रखना राज्य की पुलिस बल में केंद्रीय सरकार की भूमिका नहीं होती है। आईबी और सीबीआई इन दोनों में ही केंद्र सरकार की अहम भूमिका होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए एवं राहत कार्यों में सहयोग हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का गठन किस वर्ष किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में मूल विधि वाला जो पोर्शन है, भारतीय संविधान वाला जो पोर्शन है, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेगा। बताइए भाई, आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए एवं राहत कार्यों में सहयोग हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा यानी एनएसजी का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि एनएसजी का गठन हुआ था 1986 में। ठीक है, ये किससे संबंधित है, आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए और आपके राहत कार्यों में सहयोग हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का गठन किया गया था। और कब किया गया था, 1986 में किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और पूरी कोशिश करिए कि आज ये वीडियो देख कर जाइए और इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाइए। आगे कभी भी रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि बहुत कुछ है आपको पढ़ना। ठीक है, तो पूरी कोशिश में रहे कि पढ़ते जाए और याद करते जाए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन
भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रथम वाला एक क्वेश्चन तो आप सिलेक्ट रखिए कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। तो क्या बोले निम्नलिखित में कौन भारत की पहली लोकसभा भी थी और प्रथम अध्यक्ष भी थे? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी और कई बार एग्जाम में पूछा जा भी चुका है। तो याद रखिएगा जी.वी. मावलंकर जो हैं भारत की प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं जी.वी. मावलंकर। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, यानी इनका जो कार्यकाल पूछा जा रहा है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, यानी कितने वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। तो आपको याद रख के चलना है कि ये 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। ठीक है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है कि आप किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि एक विशेष व्यक्ति ने राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाई, वह विशेष व्यक्ति होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंदी है बट क्वेश्चन नहीं लेंदी है और आपको करना क्या है, एग्जाम में इस बड़े क्वेश्चन को देखकर छोटा क्वेश्चन ढूंढना है। ठीक है, तो देख कैसे ढूंढेंगे छोटा क्वेश्चन? क्या बोल रहे हैं कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह, यानी यहाँ पर बात की जा रही है राज्यपाल की शपथ ग्रहण की, और राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में जो विशेष व्यक्ति उसको शपथ दिलाएगा उसकी बात करी जा रही कि वो कौन होगा। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। याद रखिएगा कि उस राज्य के उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उस राज्य के राज्यपाल को क्या करेगा, शपथ ग्रहण कराएगा, और यही इसका आंसर होगा। तो बड़े क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन को ढूंढना ही आपकी सबसे बड़ी जो है उपलब्धि होगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट कर लेंगे और उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके अपना आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस मानव अधिकार को द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार कहा जाता है? सिंपल सी बात है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मानव अधिकार को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी जनरेशन का क्या बोलते हैं? सेकंड जनरेशन का मानव अधिकार बोलते हैं। तो आपको याद रखना है सेकंड जनरेशन के मानव अधिकार कहता है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का जो अधिकार है इसे सेकंड जनरेशन का मानवाधिकार कहते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर आप, और आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आपके अनुसार भारतीय संसद में शामिल होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके अनुसार लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अनुसार आंसर कर दो। यहाँ पर आपको आंसर उनके अनुसार ही करने हैं, लेकिन आपके अनुसार लिखकर ही क्वेश्चन को थोड़ा सी मिसगाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके अनुसार भारतीय संसद में शामिल होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संसद का जो संगठन है वो किन से मिलकर बना है। तो आपको याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। याद रखिएगा लोकसभा राज्यसभा बिना राष्ट्रपति के अधूरी हैं, और लोकसभा राज्यसभा जब तक इंक्लूड नहीं होगी राष्ट्रपति के साथ तब तक आपकी संसद पूरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय संसद में शामिल होंगे लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि संसद में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे का समय जो है क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपको आना भी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, संसद जो है में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे का समय जो होता है वो कौन सा टाइम कहलाता है? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मिले जुले लगते हैं आप लोगों को, लेकिन आंसर आपको सही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकाल। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 12 बजे से 1 बजे का समय, यानी 12 से 1 बजे का जो 1 घंटा होता है इसको शून्यकाल कहते हैं संसद में। ठीक है, चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसी कारणवश भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, यानी ऐसा समय है कि भारत का राष्ट्रपति भारत में नहीं है। ठीक है,
एवं उपराष्ट्रपति अभी उपलब्ध ना हो, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अभी खाली है, यानी राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी क्या है, अभी उपलब्ध नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्य को कौन संभाल सकता है, यानी उपराष्ट्रपति के एब्सेंट होने पर या फिर राष्ट्रपति के एब्सेंट होने पर इन दोनों के कार्य को कौन संभालेगा, यानी राष्ट्रपति के कार्य को यहाँ पर संभालने की बात करी जा रही है। तो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है। याद रखिएगा, भारत का प्रधान न्यायाधीश यानी भारत के उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है, ठीक है, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। भाई इस क्वेश्चन की हमने एनालिसिस करी तो बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अगर आपको आगे फिर से मिल जाता है तो आपकी तो बल्ले बल्ले है भाई। क्या बोल रहे हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। यार के उपराष्ट्रपति से ये संबंधित है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने चलिए। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये भी एग्जाम में, और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। पूरी कोशिश करते हैं हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन तैयार कराने की, और जब आप एग्जाम में जाते हो और आपको ये क्वेश्चन लिखे मिल जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ रियलिटी किसी टीचर ने बहुत मेहनत करी होगी इन क्वेश्चन को स्टोर करने में, इनको छांटने में, और ये हम आपके लिए करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन जो है भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बारीकी से समझिए। सूचना के अधिकार से तात्पर्य है उस वैधानिक नागरिक अधिकार से जो किसी देश के वासियों को सरकारी कार्यकरण से संबंधित सूचना प्रदान करने के अवसर पहुंचाता है। सूचना का अधिकार संबंधी प्रावधान को संवैधानिक अधिकार देने वाला प्रथम देश कौन था। यानी देखिए, सूचना का जो अधिकार है उसे संवैधानिक अधिकार की मान्यता देने वाला देश पूछा जा रहा है कि प्रथम देश कौन था, ठीक है। बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सिंपल से बात याद रखिएगा, सूचना के अधिकार को संवैधानिक अधिकार की मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश जो था वो था स्वीडन, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना जो कि एक संज्ञेय अपराध है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस अपराध के लिए दंड के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। तो देखिए भाई, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना जो कि एक संज्ञेय अपराध है और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस अपराध के लिए दंड के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। क्या सुनिश्चित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसका सबसे उपयुक्त आंसर है 6 महीने का जो है कारावास भी है और उसके साथ जुर्माना भी है, ठीक है। सिर्फ जुर्माना पे आप नहीं छोड़ सकते हैं, 6 महीने के कारावास को भी आप ऑप्शंस में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही शर्तें लागू हैं, या तो फिर 6 महीने का कारावास होगा या फिर जुर्माने के साथ कारावास होगा। तो सबसे उपयुक्त आंसर इसका यही वाला होगा, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने पर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, आ नामक एक व्यक्ति जो कि हिस्ट्री शीटर है, ठीक है, आ नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या है, हिस्ट्री शीटर है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी हिस्ट्री शीटर की निगरानी की अधिकतम अवधि मानी गई है, ठीक है। यानी कोई आ नाम का व्यक्ति है जो कि क्या है, हिस्ट्री शीटर है, और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है उस हिस्ट्री शीटर की जो निगरानी है रेगुलर कितने साल या कितने महीने या कितने दिन करना अनिवार्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में आ जाता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कम से कम लगातार 2 वर्ष, यानी कम से कम की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा और हो सकता है, लेकिन कम से कम लगातार 2 वर्ष उस पर निगरानी रखना भारतीय दंड संहिता का जो है ये अवधि मानी गई है किसी हिस्ट्री शीटर की। तो कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम लगातार 2 वर्ष तक तो उस पर निगरानी रखी ही जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसका एक क्वेश्चन अभी और भी आपको नीचे मिलेगा, वहाँ पर हम आपको बताएंगे इसको और, ठीक है। लेकिन कम से कम लगातार 2 वर्ष उस पर निगरानी रखी जाएगी अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की जो है किस धारा के अंतर्गत
आपराधिक षड्यंत्र को जो है परिभाषित किया गया है। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन, स्टार कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन पे, छोटी आपको देखने को मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता के जो है किस धारा के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र को जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो देखिए धारा 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को क्या क्या है परिभाषित किया गया है, और बहुत ही स्टार वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है बहुत बारी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते चलिए। निम्नलिखित में कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता के अंदर दंगा को परिभाषित करती है? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो यूपीएसआई एग्जाम है वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, जेल पुलिस परीक्षा देने वाले हैं तो वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। दंगा जो है परिभाषित करती है, कौन सी धारा करती है दंगे को परिभाषित, ये आपसे पूछ लिया गया है भाई। तो धारा 159 जो है वो क्या है, दंगे को परिभाषित करती है। परिभाषा पूछा जा रहा है तो वो ये धारा जो है परिभाषित करेगी। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज 1983 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 303 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है, जिस कारण यह असंवैधानिक है। तो देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा जो थी 303, जिसे मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज ने 1983 के वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती थी, उल्लंघन करती थी किसी भारतीय संविधान के किसी कुछ अनुच्छेदों का या कुछ धाराओं का। तो ये आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, और ऐसे प्रश्न बनेंगे, छोटी आप देख लीजिएगा। तो देखिए अनुच्छेद 14 से 21 तक के जो प्रावधान है वो ये धारा क्या करती थी, उसका उल्लंघन करती थी, जिस कारण इसे जो है न्यायालय ने क्या किया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, जेल पुलिस में भी पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, और यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है जो कांस्टेबल परीक्षा हुई थी। विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित कर रहा है भाई, तो याद रखिएगा धारा 141 जो है वो विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है। याद रखिएगा, आप जीके वर्ल्ड पे हो, अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं आप प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं वीडियो और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगी और टॉप लेवल की वीडियो हैं, ये सब देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में आराम से मिलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बा नाम का एक हिस्ट्री सीटर है, अभी वहाँ ऊपर आ नाम का था, बा नाम का है। ठीक है, बा नाम का एक हिस्ट्री सीटर है, कम से कम कितने वर्षों के उपरांत इस हिस्ट्री सीटर की निगरानी पूर्ण रूप से बंद की जा सकती है। तो देखिए हमने ऊपर जो क्वेश्चन दिया था वहाँ पर बोल रहा था कि जो हिस्ट्री सीजर है उस पर कम से कम निगरानी का समय क्या है, कम से कम, तो कम से कम 2 साल तो उस पर निगरानी का समय है ये है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि निगरानी पूर्ण रूप से बंद की जा सकती है, यानी कितने वर्ष के बाद जो हिस्ट्री सीटर पर निगरानी है वो बंद की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे 8 वर्ष, तो बात समझ में आ गई। न्यूनतम में 2 वर्ष, अधिकतम में 8 वर्ष तक। 8 वर्ष तक तो आप उसको निगरानी बंद कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपको 2 वर्ष रखनी ही होगी उस पर निगरानी। यही क्वेश्चन आपका था, और ये 2 क्वेश्चन आपको आप समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धाराओं के तहत निम्नलिखित में से कौन सी धारा का आप उल्लंघन करेंगे यदि आप चेतावनी के बाद भी रेल की छत, पायदान या इंजन पर यात्रा करते हैं। ठीक है, यानी आप जो रेलवे की जो धाराएं हैं उसमें आप किस धारा का उल्लंघन कर रहे हैं यदि आप रेल की छत पर या फिर पायदान पर या फिर इंजन पर यात्रा करते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यार क्या धारा 156 का आप उल्लंघन करेंगे यदि आप क्या करेंगे, छत पर या पायदान पर या फिर इंजन पर यात्रा करेंगे, क्योंकि इसे गैर कानूनी माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएससी एक्ट में भर्ती कर्मियों को क्या पुलिस अधिकारी माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। क्या बोले हैं, पीएससी एक्ट में भर्ती कर्मियों को क्या पुलिस अधिकारी माना जाता है? तो हाँ भाई, बिल्कुल माना जाता है, इनको पुलिस अधिकारी माना जाता है। ठीक है, चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे आप लोग। देखिए जितने क्वेश्चन हम स्टार वाले बता रहे हैं ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए नींव के पत्थर हैं, ठीक है, मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। क्या बोल रहे हैं, अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना उपयुक्त सभी, क्योंकि ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट और आपका पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं झूठ को पकड़ने के लिए। फिर से देख लीजिए, किसको पकड़ने के लिए, झूठ को पकड़ने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1 अप्रैल 1974 दिनांक को निम्नलिखित में से किस विषय के लिए जाना जाता है। यानी 1 अप्रैल 1974 को ये जो डेट है ये किस लिए जानी जाती है, आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील हुई थी इस वर्ष, ठीक है। बहुत ही हिस्टोरिकल डेट है ये, और ये आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी। क्या बोल रहे हैं, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील हुई थी इस वर्ष 1 अप्रैल 1974 में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु क्या न्यायालय की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जब कोई बंदी न्यायालय तक जा रहा होता है तो पुलिसकर्मी उसके हाथ में हथकड़ी लगाए रहते हैं, तो उसे हथकड़ी लगाने के लिए आपको अनुमति लेना अनिवार्य है क्या न्यायालय की, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए आपको याद रखना है, न्यायालय की अनुमति जो है एक अनिवार्य कार्य है, कुछ मामलों में अनिवार्य नहीं है, हमेशा अनिवार्य है कि आप किसी भी व्यक्ति को, यदि अभियुक्त है कोई और अगर आप उसे न्यायालय ले जा रहे हैं, तो अगर आप उसे हथकड़ी लगाना चाहते हैं तो आपको अनुमति लेनी होगी न्यायालय की, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके शपथ ग्रहण का साक्षी भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका जो शपथ ग्रहण समारोह होता है वो राष्ट्रपति के सामने नहीं होता है, बस ये इसका आंसर होगा। बताइए। बताइए भाई, किसका जो होता है, जो साक्षी होता है राष्ट्रपति नहीं होता है। तो याद रखिएगा एडवोकेट जनरल, क्योंकि इसकी जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल के सामने दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर गवर्नर जो होते हैं रिजर्व बैंक के, इन सब की जो शपथ ग्रहण समारोह होता है वो राष्ट्रपति के सामने होता है, ठीक है। बट एडवोकेट जनरल का नहीं होता, इनका जो है राज्यपाल के सामने होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकतम उम्र कितने वर्ष निर्धारित की गई है। यानी जो भारत का जो चुनाव आयुक्त होगा मुख्य वाला, उसकी जो अधिकतम उम्र है वो कितनी निर्धारित की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 65 वर्ष की, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम समझाएंगे अच्छे से। लिखा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही है भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर क्या है, हीरा लाल जे कानिया जो हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बिल्कुल थे भाई, ये भी बिल्कुल सही है। M.A. अयंगर भारत के द्वितीय लोकसभा अध्यक्ष थे। बिल्कुल ये भी थे। अब लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तृतीय मुस्लिम जो है राष्ट्रपति थे। ये गलत है भाई, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो ये यहाँ पर ये गलत है। तो यही तो लिखा था ना कि आगे जिसके उचित मिलान ना हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विधि का शासन से तात्पर्य क्या है। देखिए यहाँ पर सिर्फ वर्ड का मीन पूछा जा रहा है कि विधि का शासन से तात्पर्य क्या है। तो याद रखिएगा विधि की सर्वोच्चता, यही है विधि का शासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 में भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाग 3 में जो अनुच्छेद हैं क्या है आपके 25 से 28 तक के, उसमें क्या प्रदान किया जाता है भारतीय नागरिकों को। तो याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विधि के अनुसार
सांप्रदायिक शब्द का तात्पर्य क्या है? भाई सांप्रदायिक शब्द का तात्पर्य पूछा जा रहा है आपसे। इस क्वेश्चन को हम आप पर छोड़ना चाहेंगे, इसका आंसर बताइएगा। क्या है सांप्रदायिक शब्द का तात्पर्य? सभी धर्म को मानने वाला, अपने धर्म के अनुसार अनुसरण करने वाला, अपने ही धर्म को मान्यता प्रदान करने वाला, या इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन को आप लोग बताइएगा, फिर इसका ऑप्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में यह किस महापुरुष के वचन है? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे। पाप से घृणा करो बट पापी से घृणा ना करो। तो याद रखिएगा, ये जो आपके वचन है ये महात्मा गांधी के हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संज्ञेय अपराध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वचन सही है? ठीक है, समझिए इसको। देखिए संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है यह अपराध गंभीर एवं संगीन प्रकृति के होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। संज्ञेय अपराध जो होते हैं क्या होते हैं? गंभीर होते हैं और संगीन प्रकृति के होते हैं। इन मामलों में पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि किस अपराध में पुलिस बिना वारंट के जो है अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है, तो संज्ञेय अपराध के अंदर। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे कि इन मामलों में पुलिस बिना आदेश अन्वेषण प्रारंभ कर सकती है, सिंपल सी बात है, खोज प्रारंभ कर सकती है इसमें। ठीक है, इसमें आदेश की ज़रूरत नहीं होती है। तो यार के उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस अपराध की दृष्टि को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाता है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में जमानतधीन होते हैं? यानी पहले तो ये क्या है, गैर जमानती हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये जमानतधीन हो सकते हैं, यानी जमानत हो सकती है। किस में भाई? तो देखिए उपयुक्त सभी में। ठीक है, गैर जमानती हैं सब, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ अगर उत्पन्न हो जाएं कुछ भी, तो उसमें ये जमानत दे सकते हैं। बट ये जितने हैं डकैती, बलात्कार या फिर हत्या, इनमें जो है गैर जमानती होते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कभी कभी ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस अपराध की दृष्टिगत में पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती? सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया है कि गिरफ्तार कर लेती बिना वारंट के, बट कब जो है नहीं कर सकती है। यदि अपराध क्या हो, असंज्ञेय हो, तो इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इन सब वर्ड्स के मीन्स भी बताएंगे आपको सेकंड वीडियो में। ठीक है, बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में द्वारा जोड़ा गया था। भाई बताइए, तो क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के, और किसके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारत में लागू हुआ? स्टारस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारत में लागू हुआ? तो देखिए 2005 के अंदर, और ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत कितने वर्ष का जो है दंड प्रावधान है? गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप के तहत। ठीक है, तो कितने वर्ष का दंड प्रावधान आपसे बोला जा रहा है? तो याद रखिएगा 10 वर्ष का दंड प्रावधान है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई मानवाधिकार संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत जो है उनके अध्यक्ष जो होंगे और उनके सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ये आपसे पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा किया जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब बात करी जाए जैविक साक्ष्यों की, ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन नेचर की बात पूरी तरह से कर ली जाएगी। और जैविक साक्ष्य क्या होते हैं? हमारे खून होता है, ब्लड होता है, बाल होता है, ये सब जैविक साक्ष्य माने जाते हैं। ठीक है, तो जैविक साक्ष्यों की जो है पहचान करी जाएगी अगर अपराधी की, तो किस चीज़ की जांच करी जाएगी? तो याद रखिएगा DNA फिंगरप्रिंटिंग की।
ठीक है। ब्लड से भी हो सकता है, बाल से भी हो सकता है, हड्डियों से भी हो सकता है, नाखूनों से भी हो सकता है। ये सब जैविक साक्ष्य हैं और इनसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है अपराधी की पहचान करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और बने रहिए जीके वर्ल्ड के साथ। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में आपको फुल नंबर लाने हैं, चाहे वो जीके वाला पोर्शन हो, मैथ वाला पोर्शन हो, रीजनिंग वाला पोर्शन हो या फिर हिंदी वाला पोर्शन हो। बस करना क्या है, आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक यू।